Hello guys, how are you? I think you are good or well. So I am Vishan Sutar. Welcome to our new YouTube channel Engineering Live. So guys, आज के वीडियो में मैं स्टेट बोर्ड का इंग्लिश के पेपर का इन 3 दिनों में स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए यह बताऊंगा। और गाइज उसके बाद मैं स्टेट बोर्ड के एग्जाम में यानी इंग्लिश पेपर में आपको क्या क्या करना चाहिए यह भी बताऊंगा। तो गाइज बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा पहला पॉइंट है इन 3 दिनों में यानी 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में इंग्लिश का स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए। मैं गाइज पॉइंट वाइज बताता हूँ कि इन 3 दिनों में आपको इंग्लिश का स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए। पॉइंट है नहीं गाइज, जो सेक्शन होते हैं इंग्लिश पेपर में उसका स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए यह मैं बताऊंगा। तो गाइज हमारा पहला सेक्शन होता है प्रोज, यानी आपको प्रोज का स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए यह मैं पहले बताता हूँ। तो गाइज आप क्या कर लीजिएगा, पहले 1-2 प्रोज लीजिए यानी 1-2 टॉपिक ले लीजिए। उसके प्रोज नवनीत में दिया होता है कि इस लाइन से इस लाइन तक यह प्रोज है और इसके क्वेश्चन यह है। तो गाइज आप क्या कर लीजिए, वह प्रोज पढ़ लीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फायदा आपको क्या होगा कि प्रोज के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं यह आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और गाइज इतना कुछ नहीं करना चाहिए, बस 1-2 टॉपिक के ही प्रोज सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। और गाइज क्या होता है कि प्रोज में कई सारे क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडी पर भी आते हैं। लैंग्वेज स्टडी यानी गाइज आपका जो ग्रामर होता है उसके बेस कई क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको आंसर श्योर है यानी आपको इसका आंसर यह आता है तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, और नहीं आता तो गाइस आप थोड़ी देर तक रहने दीजिए, लास्ट में उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी लास्ट के जो आधा घंटा या 20 मिनट्स बचते हैं उसमें आपको जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको आपको लिख देना है, यानी उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो गाइज पहला पॉइंट क्या था हमारा, प्रोज, यानी प्रोज को आपको क्या करना चाहिए, पहले 1-2 टॉपिक के प्रोज के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, यानी 1-2 टॉपिक के प्रोज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी के लिए आप श्योर हो इसका आंसर यही आता है तभी आपको उसके आंसर लिखने चाहिए, नहीं आता तो आप थोड़ी देर तक रहने दो और लास्ट में आप उसके आंसर लिख सकते हो। अब गाइज हमारा दूसरा पॉइंट है अनसीन पैसेज। तो गाइज अनसीन पैसेज को अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वह एक्सप्लेन करूँगा जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, यानी एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए। इस पॉइंट में मैं अनसीन पैसेज के बारे में बताऊंगा। तो गाइज इसके बाद हमारा पॉइंट है पोएट्री। पोएट्री के क्वेश्चन गाइज बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि पोएम को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए यह मैं आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनो। तो गाइज पहले पॉइंट है पोएट्री में आपको पोएम को मराठी में या आपके लोकल लैंग्वेज में पढ़ना होगा और उसकी मदद से आपको वह पोएम का सेंट्रल आइडिया यानी जो पोएम में क्या क्या है यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। कब, जब आप उस पोएम को आपके लोकल लैंग्वेज में पढ़ोगे तब। तो गाइज ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या होता है गाइज, आपको पोएम का टाइटल, उसके बाद पोएम के पोएट, उसके बाद थीम, सेंट्रल आइडिया और फिगर ऑफ स्पीच, यह पॉइंट लिखने पड़ते हैं। तो इन पॉइंट को लिखने के लिए आपको उस पोएम का टाइटल याद होना चाहिए, उसके बाद उसके पोएट, और आप जब उस पोएम का अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया आता है कि उस पोएम में क्या क्या है। और फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हो, आपने अपनी मैडम ने पढ़ाया होगा या आपके सर ने पढ़ा होगा तो फिगर ऑफ स्पीच आप देख लीजिए, और नहीं पढ़ाया तो आप रट ही लीजिए कि उस पोएम में क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हो गए। तो गाइज यह था हमारा तीसरा पॉइंट पोएट्री। अब गाइज हमारा चौथा पॉइंट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में गाइज आपको जो राइटिंग स्किल आसान लगता है उसी को लिख लीजिए, यानी आपको ग्रुप डिस्कशन या ईमेल राइटिंग, आई थिंक मुझे नहीं पता क्या और किसके लिए क्या हो रहा है, आप समझो कि ग्रुप डिस्कशन आया है और ब्लॉग राइटिंग आया है, तो इनमें से आपको क्या आसान लगता है। मान लो आपको ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप ग्रुप डिस्कशन भी फोकस कर लीजिए, यानी
जो क्वेश्चन राइटिंग स्किल में आपको आसान लगती है उसी पर फोकस कर लीजिए। यानी क्या होता है गाइज, एक क्वेश्चन होता है उसके 3 सब क्वेश्चन होते हैं और वो क्या के लिए होते हैं, और के लिए होते हैं। यानी यह नहीं आता तो यह सॉल्व कर लिए, यह नहीं आता तो यह सॉल्व कर लिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको गाइज जो आसान राइटिंग स्किल लगता है और में से, यानी पहले क्वेश्चन में से या दूसरे क्वेश्चन में से, वही आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यह था हमारा राइटिंग स्किल के बारे में, यानी जो आपको आसान लगता है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और गाइज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपके मार्क बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं, और वो है नोवेल। यानी गाइज कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे नोवेल तक नहीं पहुंचते, और जो पहुंचते हैं उनको नोवेल का इतना कुछ पता नहीं होता। तो गाइज नोवेल का स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए यह मैं आपको अब बताऊंगा, वो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तो गाइज नोवेल के लिए आप क्या कर लीजिए, पहले उस नोवेल, यानी 4 नोवेल है शायद, उसके यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए। यानी उस नोवेल के यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, उसका टाइटल डाल दीजिए, उसका हिंदी या आपको जिस लोकल भाषा में आपको अच्छा लगता है उसमें देख लीजिए वो वीडियो। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको एक सेंट्रल आइडिया लग जाएगा इस नोवेल में क्या क्या आया है। उसके बाद आपको गाइस क्या करना है, उस नोवेल को मराठी या आपकी जो लोकल लैंग्वेज में उसमें पढ़ लेना है। यानी गाइज जैसे शेरलॉक होम्स की भी एक नोवेल है, मैंने उसका मराठी में पढ़ा था, तो मैंने एक आइडिया था कि उस नोवेल में क्या क्या है। और गाइज क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन पेपर में शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर लिखो, यानी उसका कैरेक्टर किस प्रकार से था वह दिखाओ। तो आपको स्टोरी से याद नहीं रहता कि क्या क्या है, तो आप पढ़ लेते हो ना मराठी या अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो एक आइडिया जैसे कि हाँ इसका कैरेक्टर इस प्रकार से था। और वीडियो से भी आता है बट इतना कुछ नहीं आता, आप मराठी में या आपकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ोगे तो एक आइडिया आ जाएगा कि इसका यानी शेरलॉक होम या अदर पर्सन का कैरेक्टर इस प्रकार से था। तो आपको दूसरा क्या करना है, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना है। और गाइस तीसरा पॉइंट है, नोवेल में ही तीसरा पॉइंट है, आप नवनीत या किसी अदर पब्लिकेशन के जो नोवेल पर क्वेश्चन पूछे गए वह देख लो, यानी क्वेश्चन किस प्रकार से आती है इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो गाइज यह था हमारा पहला पॉइंट, इन 3 दिनों में यानी 18, 19, 20 इन 3 दिनों में आपको इंग्लिश का स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए। अब गाइज हमारा दूसरा पॉइंट है, एग्ज़ाम के दौरान यानी एग्ज़ाम पेपर या एग्ज़ाम सॉल्व करने के दौरान किस प्रकार से आंसर लिखने चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखो, आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिस्टमेटिक मैनर में आपका पेपर होना चाहिए, यानी क्वेश्चन के बाद लाइन होनी चाहिए, यानी आंसर के बाद, सॉरी गाइज, आंसर के बाद लाइन होनी चाहिए, और क्वेश्चन का नंबर यह आपको सही से लिखना चाहिए, सेक्शन लिखना चाहिए गाइज। और गाइज अब मैं बताता हूँ कि आपको हर एक सेक्शन का आंसर किस प्रकार से या किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो गाइज हमारा पहला पॉइंट है प्रोज, यानी प्रोज के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सॉल्व करने चाहिए। तो गाइज प्रोज के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले प्रोज के क्वेश्चन पढ़ने, क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने, उसके बाद प्रोज को पढ़ना है। इसका फायदा क्या होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आप प्रोज पढ़ ले, हाँ इसका आंसर यहाँ आएगा, तो आपको एक आइडिया लगता है हाँ इसका आंसर ये है। और गाइज अब लैंग्वेज स्टडी का मैंने बता दिया कि लैंग्वेज स्टडी आपको आती है तो ही भी लिखो, नहीं आती तो लास्ट में रहने दो। तो गाइज यह था हमारा पहला पॉइंट प्रोज। प्रोज के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, उसके बाद प्रोज पढ़ना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन के आंसर यानी प्रोज के क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी का मैंने भी बता दिया कि आपको क्वेश्चन आते तभी लिखो, नहीं आते तो लास्ट तक रहने दो, और लास्ट में उसके आंसर जो आपको लगता है वही लिखो। और गाइज दूसरा थे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के लिए गाइज आपको क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, जैसा प्रोज में किया सीन प्रोज में उसी तरीके से यहाँ पर भी करना चाहिए, यानी पहले क्वेश्चन उसके बाद जो अनसीन प्रोज है वह, यानी पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद प्रोज पढ़ो, और आपको इसके भी आंसर उसी तरीके से मिल जाएंगे। लैंग्वेज स्टडी का भी उसी तरीके से करना है जैसे प्रोज में बताया, यानी पहले आता है तभी आंसर लिखो, नहीं आता तो लास्ट तक रहने दो, यहाँ वहाँ से आंसर मिल ही जाते हैं गाइस, नहीं मिलते तो आपको जो अच्छा लगता है आंसर वही आप लिखो। उसके बाद गाइस पोएट्री में पहला आता है, आपको एक पोएम दी जाती है, उसके क्वेश्चन दिए जाते हैं और वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वैसे ही करना चाहिए, यानी पहले पोएम के क्वेश्चन पढ़ने, उसके बाद पोएम पढ़नी है, इसकी मदद से आपको उस पोएम में क्या क्या है वो आसानी से मिल ही जाएगा। और गाइज मैंने बताया कि पोएम का स्टडी किस प्रकार से करना चाहिए,
मराठी में उसको पढ़ना चाहिए, उसके क्वेश्चन देखने चाहिए और एप्रिसिएशन के पॉइंट भी बताए क्या क्या करना चाहिए। मराठी में पोएम पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है गाइज, आपको एक सेंट्रल आइडिया आ जाता है कि पोएम में क्या क्या है, और आप इसकी मदद से क्या करते हो कि जो क्वेश्चन के आंसर है वह भी आसानी से लिख सकते हो। यानी पोएम को आप मराठी में पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया, या लोकल लैंग्वेज में गाइज पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ इस पोएम में यह है और इसका आंसर यह हो सकता है। तो इसकी मदद से आप पोएम के आंसर लिख सकते हो। और गाइज पोएम में दूसरा पॉइंट आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में गाइज आपको पहले टाइटल पता होना चाहिए पोएम का, उसके बाद पोएट कौन है उसके पोएम के वह पता होना चाहिए, उसके बाद थीम और फिगर ऑफ स्पीच यह आप रट सकते हो। और सेंट्रल आइडिया के लिए गाइज और मोरल के लिए गाइज क्या करो, आप मराठी में अनुवाद देखो, उसके मदद से आपको मराठी में आपकी लोकल लैंग्वेज, इसकी मदद से आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस पोएम में यह है। और गाइज मैं पॉइंट बताता हूँ कि पोएम एप्रिसिएशन में आपको क्या क्या लिखना चाहिए। पहले ब्लॉग बनाओ गाइज, पोएम के टाइटल, पोएम का टाइटल यहाँ पर, उसका टाइटल, उसके बाद पोएम का पोएट, उसका नेम, उसके बाद सेंट्रल आइडिया, थीम, फिगर ऑफ स्पीच, यह कि कुछ होता है इस एक ब्लॉक में रखो और उसके जो आंसर है वो अलग ब्लॉक में लिखो। तो गाइज यह था हमारा पोएम के बारे में। अब गाइज हमारा तीसरा या चौथा पॉइंट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के लिए गाइज मैंने बता दिया कि आपका जो इजी लगता है या आपको जिसमें कमांड आपकी अच्छी है वही क्वेश्चन आपको लेना चाहिए। जैसे ग्रुप डिस्कशन या ब्लॉक राइटिंग मैंने लिखा था और आपने बताया कि ग्रुप डिस्कशन मेरा अच्छा है, तो ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और गाइज फिक्स ही क्वेश्चन आते हैं, यानी इसके लिए यही और होता है, तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ आपने यह किया है, आपका यह आंसर आसानी से आप लिख सकते हो। जैसे कि ईमेल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में आपको क्या आसान लगता है, ईमेल राइटिंग, तो ईमेल राइटिंग का ही क्वेश्चन आप लिख लो यहाँ पर। और गाइज एक और बात कर लो कि आपने जब बड़ा क्वेश्चन होता है जैसे फील्ड रिव्यू लिखना होता है तो आपको वह लेंदी बनाना पड़ता है, यानी मोर प्रोबेबली आपको उसका आंसर 1.5 पान तक लिखना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा लगता है और आपका हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो गाइस ज़्यादातर कोशिश करो कि आप मिनिमम 1.5 पान तक के आंसर लिख लो, किसमें, राइटिंग स्किल में। अब गाइस हमारा लास्ट का पॉइंट आता है नोवेल। नोवेल के लिए गाइस मैंने बताया कि नोवेल का स्टडी किस प्रकार से आपको करना चाहिए। पहले आपको क्या करना चाहिए, नोवेल का वीडियो यूट्यूब पर देखना चाहिए, उसके बाद उसका मराठी में अनुवाद या आपके लोकल लैंग्वेज में अनुवाद देखना चाहिए, और नवनीत या अदर पब्लिकेशन के क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने चाहिए। इसकी मदद से आप नोवेल के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। गाइज मैंने भी किए थे, मैंने मेरा पेपर पूरा सॉल्व किया था, बस थोड़ी मेरी इंग्लिश खराब थी इसलिए मुझे मार्क कम मिले, वो मार्क अच्छे चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए जिससे आपके स्टेट बोर्ड में इंग्लिश में 90 या 95 के अबव मार्क जरूर आएंगे। तो गाइज यह था आज का वीडियो। आई थिंक आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा या समझ में आ चुका होगा। और गाइज यह वीडियो आपको अच्छा लगे या पसंद आए तो इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करना, और गाइज आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।